हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये आपके सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है और कितने मार्क्स में आते हैं, सब कुछ आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो आप इंस्ट्रक्शन जो आपके सामने है आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। हम चलते हैं सीधा सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गौतमीपुत्र शतकनी जो है इनमें से कौन से राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन को एक बार आप ध्यान से देख लो। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखते चलो और फिर इसके आंसर मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा आपका, ए से ही हो जाएगा सातवाहन। ये सातवाहन से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, अजातशत्रु जो है वो निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद से संबंधित है। तो अजातशत्रु जो थे ये मगध से संबंधित है। ठीक है, यानी कि अपना आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की जो लैंग्वेज है इसको आप एक बार भूल जाओ थोड़ी समय के लिए। और बस आपको यही समझना है, यहाँ पे ऑप्शन को भी भूल जाओ। बस आपके सामने यहाँ पे दे दिया है मैंने वर्ष, और यहाँ पे दे दिया है मैंने यहाँ पे स्थल, इनके नाम। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये बताना है इसमें से कि कौन से स्थल की खुदाई यानी कि उत्खनन जो है वो कब हुआ था। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले हुआ था हड़प्पा का, तो हड़प्पा जो है ये 1921 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हुआ था मोहनजोदाड़ो जो कि 1922 हो जाएगा। अब इसके बाद आपके सामने है लोथल और धौलावीरा। तो देखिए लोथल जो है ये रिलेटेड है 1955 से, यानी 1955 में हुआ था यहाँ पे। और धौलावीरा जो है 1990। तो इस तरीके से अब आपको आंसर पता लग गया। तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग की मिस्टेक थी इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, आपको आंसर पता होना चाहिए कि उत्खनन किस स्थल का कब हुआ था। अगर आपको ये चीज पता है तो आप आराम से पेपर में कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुंती और निषादी की लघु कथा जो है वो किसने लिखी थी। तो ये महाश्वेता देवी जो है इनके द्वारा रचित है। ठीक है, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि को पहचानें। देखिए ये एक इमेज है आपके सामने, इस इमेज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ विकल्प दे रखे हैं और विकल्प में से आपको इसको पहचानना है। ठीक है, तो ऑप्शन में है एक गुप्त राजा की मूर्ति, मौर्य राजा की मूर्ति, एक कुषाण राजा की मूर्ति और एक चोल राजा की मूर्ति। इनमें से ये किसकी मूर्ति है। तो ये मूर्ति जो है ये कुषाण राजा की है। अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा और आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचार हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, संपूर्ण विश्व को प्राणवान मानना, या कर्म के चक्र से मुक्त होने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता है, या फिर ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो। तो देखिए इसमें सारे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी आपने पढ़ा होगा, वो सारे विश्व को प्राणवान मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि पत्थर वगैरह पे भी वो मानते हैं कि इसमें भी प्राण है। और कर्म के चक्र से मुक्त होने के लिए उन्होंने त्याग और तपस्या की बातें भी कही है, तो यानी ये भी ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजा जो कृष्णदेव राय है ये कौन से वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये तुलु वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे, तुलु वंश से। शाही केंद्र में स्थित महानवमी डिब्बे का आकार जो था वो डैश था। अब यहाँ पे आप ध्यान से ऑप्शन को देख लो एक बार, 11,000 वर्ग फीट, या 10,000 वर्ग फीट, या 10,500 वर्ग फीट, या 11,500। या तो ये होना चाहिए आपका 11,000। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से चिश्ती सिलसिला का सही कालक्रम आपको बताना है। ठीक है, कि कौन सा पहले है कौन सा उसके बाद है, इस तरीके से। तो आप एक बार ध्यान से इसको देख लो। तो मैं आपको बता दूं इसका होना चाहिए आंसर आपका डी। पहले फोर्थ होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका सेकंड होना चाहिए, और फिर आपका फर्स्ट होना चाहिए, और फिर आपका थर्ड होना चाहिए, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नीचे दिए गए कथन आपको दे रखे हैं, कथन और कारण दे रखे हैं। इसमें से आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने और इसका आंसर करना है। पुरातत्वविद और इतिहासकारों को हड़प्पा लिपि रहस्यपूर्ण लगती है। हड़प्पा की लिपि आज तक अस्पष्ट है, यानी आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन है और इसमें से आपको सही आंसर बताना है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या है आपका, ये भी सही है, यानी जो असर्सन दे रखा है सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो इतिहासकार थे वो हड़प्पा लिपि उनको रहस्यमयी लगती है, क्योंकि वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, यानी ये सही है, ए सही है अपना। आर को पढ़ते हैं, हड़प्पा की लिपि आज तक अस्पष्ट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से सही आंसर जो होगा उसका ये होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वाले जो स्टेटमेंट है उसको सही, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 1784 में गठित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक हैं वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 11। तो विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने इसका गठन किया था। इसमें क्या करना है आपको, सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन को अब ध्यान से देखिए। देखिए अमरनायक प्रणाली जो है ये इससे रिलेटेड है, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। हरिहर बुक्का जो थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे, ये भी ठीक है। महानवमी डिब्बा जो है ये दशहरा मनाने का स्थल था या एक विशालकाय मंच था, जहाँ से क्या होता था, ये जो 9 दिन का जो त्योहार होता था, नवरात्रि वगैरह, ये मनाया जाता था। ठीक है, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो हजारा राम मंदिर है ना, ये नई दिल्ली से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, यही पूछा था आपसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हजारा राम मंदिर जो है वो नई दिल्ली से रिलेटेड नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसको पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार। अहोम शासक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के थे? ठीक है, ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो। तो अहोम शासक जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के थे, तो ये असम से संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत जो था वो कौन आया था? ऑप्शन एक बार ध्यान से देखिए। देखिए मेगस्थनीज आया था, तो यानी आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाए। मेगस्थनीज ने भारत को देखा, फिर भारत के बारे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सिक्का मुगल साम्राज्य के दौरान ज्यादा प्रचलित था? क्वेश्चन नंबर 15। तो जो सिल्वर कॉइन होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, ये ज्यादा प्रचलन में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक है? यानी इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जो इब्न बतूता है इसने रिहला लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी? यानी कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, यानी 17 का आपका ए हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। जॉन मॉर्सल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ जो थे वो किसको समर्पित किए थे? तो जो सुल्तान जहां बेगम थी इनको समर्पित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि भारत में असहयोग आंदोलन जो है वो किसकी सफलता के बाद शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए। तो जो रोलेक्ट सत्याग्रह था इसकी सफलता के बाद आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज को अंग्रेजों ने सुरक्षा के लिए बंदोबस्त के रूप में बनवाया था। सेंट जॉर्ज किला जो है ये किस शहर में है? तो ये हो जाएगा आपका मद्रास में। सेक्शन बी है आपका, इसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है कि इसमें ना पहला क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो ये 3 नंबर के आपके क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधि जो है आपको उसके बारे में बताना है। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी आर्थिक गतिविधि क्या होती थी? तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, ठीक है, वो पशुपालन भी करते थे, और ये लोग व्यापार भी करा करते थे, ये आखेट भी करते थे, शिकार वगैरह भी करा करते थे ये। ठीक है, और धातु से रिलेटेड चीज़ें भी बनाते थे, यानी धातु कर्म भी करते थे। तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। इनमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई भी 3 आपको लिखने थे तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता। ठीक है, इसके आपके ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए पुरातत्वविद जो है वो शिल्प उत्पादन केंद्र जो है उसकी पहचान जो है वो कैसे करते हैं? ठीक है, शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे करते हैं? तो ऑप्शन में आप बता सकते हैं आंसर में कि ये देखते हैं कि कहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है, यानी कच्चा माल कहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे कच्चा माल होगा आसानी से उपलब्ध उसके आसपास शिल्प का काम होगा।
तांबा अयस्क वगैरह देखते थे। इनको जहाँ पे उपकरण मिले हैं शिल्प के, उससे अंदाजा लगा लेते हैं। या फिर मान लो कई बार क्या होता है, जहाँ पे शिल्प कार्य होता है वहाँ पे कुछ अधूरी वस्तुएं, अपूर्ण वस्तुएं फेंक दी जाती है, तो उस अपूर्ण वस्तुओं से पता लगाते थे। या जो बेकार सामग्री होती थी उसको फेंक दिया जाता था, उस बेकार सामग्री से भी वो पता लगा लेते थे। तो ये कुछ तरीके होते थे उसको पहचानने के, ठीक है। तो ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, यानी मौर्य साम्राज्य जो है इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए बहुत सारे स्रोत हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए साहित्यिक स्रोत मिले, जो भी साहित्यिक स्रोत मिले उससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है। या फिर बौद्धों के ग्रंथ मिले, ठीक है, बौद्ध के ग्रंथ मिले और जैन के भी ग्रंथ मिले, इनके ग्रंथों से हमें जानकारी मिल जाती है। जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उससे भी पता लग जाता है। मेगस्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लग जाता है। जो पुराण हो गए, मुद्रा राक्षस वगैरह हो गया, उससे पता लग जाएगा। ब्राह्मणों के जो ग्रंथ थे, ब्राह्मणीय ग्रंथ थे, उससे पता लग जाएगा। इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत थे, जो पुरातात्विक स्रोत मिले, ठीक है, उससे पता लग जाएगा। प्राचीन जो भवन थे उनसे जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अभिलेख मिले, अभिलेख से पता लग जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इसमें इमारतें आ जाएंगी, गुफा आ जाएगी, मृतभांड आ जाएंगे, ठीक है, और मूर्ति कला आ जाएगी। ये सारे के सारे स्रोत हैं। अब इतने सारे आपको पेपर में नहीं लिखने, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो केवल 3 चीजें आप लिख दोगे तो वो आपके लिए इनफ हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। स्तंभरारी बंदोबस्त क्या था, इसको देखो, उसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त ये क्या था? ये एक ऐसी टैक्स लेने की व्यवस्था थी, आप इसे टैक्स लेने की व्यवस्था के रूप में देख सकते हो, जिसमें क्या था, एक तरफ थे अंग्रेज यानी कि शासक, इनको आप शासक मान लो, अधिकारी। दूसरी तरफ था जमींदार, ठीक है। इनके बीच में ये था। जमींदार क्या करता था, किसान से लेता था टैक्स, और इस किसान से लिया हुआ टैक्स आगे अंग्रेजों को दे देता था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बोलते हैं। इसमें ना टैक्स की जो भी रकम थी वो निर्धारित कर दी गई थी, और वो फिक्स होता था, और वो देना पड़ता था। अगर नहीं दे पाते थे तो जमींदार जो होते थे इनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये नीति लागू की गई थी। तो काफी है इतना आपके लिए, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की अमर नायक प्रणाली की क्या विशेषता थी। तो अमर नायक प्रणाली में क्या होता था, एक जागीर वगैरह दे दी जाती थी। एक नायक होता था जो सैनिक प्रमुख होता था, उसको एक क्षेत्र दे दिया जाता था, एक भूखंड दे दिया जाता था, ठीक है। और उसको वहां से टैक्स वसूली वगैरह करना पड़ता था, वहां पे उसको अधिकार दे दिए जाते थे। जो नायक होते थे वो राज्य द्वारा जो भी निर्धारित जो भी चीजें होती थी उसमें अपना योगदान देते थे। और ये क्या करते थे, ये सैनिक कमांडर की तरह होते थे। जब राय को यानी शासक को कभी सैन्य शक्ति की जरूरत होगी या सेना की जरूरत होगी तो वो उनको सैन्य शक्ति भी प्रोवाइड करा देते थे। तो ये अमर नायक प्रणाली जो थी इसकी ये विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आईने अकबरी का वर्णन कीजिए। तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें क्या था, मुगल काल के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। विस्तार से मतलब आप ये समझिए कि उस समय में कैसा रीति रिवाज थे, क्या टैक्स व्यवस्था थी, कैसी कानून व्यवस्था थी, किस प्रकार का शासन होता था, सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से हमें इसमें से पता लग जाती है, ठीक है। के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में आपके क्वेश्चन है, सहायक संधि से क्या तात्पर्य है, और 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी इसके तत्कालीन कारण क्या थे। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में, तात्कालिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। तो देखिए तात्कालिक कारण में आप ये बता सकते हो कि ये जो चर्बी जो वाली जो कारतूस थे, ये अफवाह फैल गई थी कि भाई उसको मुंह से खींचा जाएगा और उसको फिर यूज किया जाएगा तो उससे जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ये कारण हो जाएगा, ठीक है। एक कारण ये भी था कि जो अंग्रेजों की जो सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो भारतीयों के हितों के खिलाफ थी, यानी भारतीयों को नुकसान पहुंचा रही थी। तो आप ये कह सकते हो उससे अंग्रेजों को तो बेनिफिट था लेकिन भारतीयों को नुकसान था। फिर भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो किसानों का शोषण कर रही थी, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। कई सारे इसके कारण थे। और इसके ऑप्शन में दे रखा है आपको कि सहायक संधि से क्या तात्पर्य है। सहायक संधि आपको बतानी है, तो सहायक संधि एक तरह की मैत्री संधि थी। ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जब जबरन की जाने वाली संधि थी, जबरदस्ती। अगर ये संधि कर लेते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, जैसे मान लो कोई
संधि को कर लेता है, तो फिर उन्हें अपने क्षेत्र से कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो सेना थी वो रखनी पड़ेगी वहां पे। उन सेना का जो खर्च वगैरह है वो भी उनको उठाना पड़ेगा, ठीक है। और अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी से युद्ध नहीं लड़ सकते, यानी कि कहीं ना कहीं अधिकार, जो अधिकार होते थे शासक के, उसको सीमित करती थी ये संधि। इसको सहायक संधि कहा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन सी में आइए। देखिए यहाँ पे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक जो संबंध थे उसके बारे में आपको बताना है। देखिए परिवार जो होते थे उसमें मेनली जो रक्त संबंध होते थे उसके आधार पे परिवार माना जाता था। एक ही छत के नीचे रहा करते थे, एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे, ये पारिवारिक संबंध होते थे, ठीक है। और जो परिवार के जो लोग होते थे, जो रक्त संबंधों में आपस में जुड़े होते थे, वो अपना भोजन हो गया, अपने संसाधन हो गए, इसको आपस में साझा किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी नियम थे, जैसे विवाह के नियम भी हुआ करते थे। विवाह के नियमों का पालन करना पड़ता था। और समाज में पितृवंशिकता होती थी, यानी कि पैट्रियार्की होती थी, जिसमें कि जो पुरुष होता था उसको विशेष माना जाता था। महिलाओं के अपने अलग अधिकार थे, कि लड़कियों की शादी के लिए कुछ नियम बनाए हुए थे, विवाह के नियम बनाए हुए थे। 8 प्रकार के विवाह थे, उसमें कुछ कुछ को, 4 को बेहतर माना जाता था, ठीक है। गोत्र के नियमों का पालन किया जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें पारिवारिक संबंध में देखने को मिलती है। और परिवार में जो संपत्ति होती थी उसका जो बंटवारा होता था वो पुत्रों में होता था। पुत्रों में भी जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको विशेष मिलता था कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये परिवार से रिलेटेड महाभारत काल में जो जो आपने पढ़ा है वो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। इसी में क्वेश्चन है कि महाभारत जो है उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। महाभारत का क्या महत्व है? तो देखिए महाभारत जो है वो हमें तात्कालिक समाज, यानी उस समय का जो समाज था उसके बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ठीक है। उस समय के समाज में क्या नियम होते थे वो नियम हमको पता लग जाते हैं। कौन सी आचार संहिताओं को माना जाता था उसके बारे में पता लग जाता है, यानी क्या क्या उस समय में आचार संहिता होती थी, ठीक है। विवाह के नियम वगैरह जो थे एक जैसे, दोनों के एक जैसे ही आंसर बनेंगे, ये हमें पता लग जाती है। और किस प्रकार से जमीन जायदाद को लेकर जो लड़ाई होती थी जो पांडवों और कौरवों के बीच में थी उसके बारे में हमें पता लग जाता है। बहुविवाह प्रथा थी ये भी हमें पता लग जाता है। और महाभारत से हमें तात्कालिक समाज के बारे में विस्तृत अध्ययन करने को मिल जाता है, क्योंकि महाभारत जो थी उसको कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ था, अलग अलग जगह गई थी, अलग अलग श्लोक उसमें जुड़े थे, अलग अलग चीजें जुड़ी थी। तो हमें पूरी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था के बारे में महाभारत जो है विस्तार से जानकारी दे देता है। तो आप ये बता सकते थे। क्वेश्चन है कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार जो है वो क्यों चूक करते थे? तो देखिए इसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था कि जो टैक्स जो था वो उसकी कीमतें जो थी वो ज्यादा थी, यानी कि टैक्स जो था वो ज्यादा था। एक तो ये कारण हो जाएगा। दूसरा क्या है कि किसान जो थे, मान लीजिए उनकी फसल बर्बाद हो गई, किसान की फसल जो है वो नष्ट हो गई, तो ऐसे में किसान जो है वो क्या करेगा, वो जमींदार जो था उसको टैक्स नहीं दे पाएगा। तो कई बार किसान उनको नहीं देते थे टैक्स, इसलिए जमींदार जो थे वो चूक कर देते थे, नहीं दे पाते थे। कई बार क्या होता था, जो जोतदार होते थे वो भी भड़काते थे किसानों को, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि वो उनसे जमींदारों को खुश देखकर खुश नहीं होते थे, इसलिए वो क्या करते थे, किसानों को भड़काते थे कि टैक्स उनको टाइम पे मत दो, अगर टाइम पे नहीं दोगे तो उनकी जमींदारी जो है वो नीलाम हो जाएगी, उसके बाद वो उसको खरीद लेते थे। तो ये कारण हो जाएगा, ठीक है। और क्या कारण थे? और भी कारण ये हो सकते हैं कि जो महंगाई थी वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, ठीक है। अगर आप 1790 के दशक में देखोगे तो कृषि की जो उपज की कीमत थी वो कम थी, लेकिन जो कर जो था वो बहुत ज्यादा था, यानी कृषि की कीमत जो थी वो कम थी और टैक्स का कीमत जो थी वो ज्यादा था। तो ऐसे में क्या था, एक फिक्स टैक्स था। अब उस फिक्स टैक्स को दे पाना पॉसिबल नहीं होता था किसान के लिए, तो किसान क्या करते थे, जमींदार को नहीं देते थे, तो ये वो आगे नहीं दे पाता था। कई बार क्या था, किसान जानबूझकर भी चूक करते थे, जमींदार को नहीं देते थे। ये भी एक कारण हो जाएगा। और एक बार क्या था कि कई बार जमींदार भी जानबूझकर अंग्रेजों को टैक्स नहीं देते थे। क्या होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो नीलामी होगी उसके बाद वापिस से उन्होंने तरीके निकाल लिए थे अपनी जमीन को वापस लेने के, अपनी जमींदारियों को वापस लेने के, तो इसलिए वो जानबूझकर भी कई बार चूक कर देते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जमींदार जो है
जमींदार वो कौन थे और उनके कार्य क्या थे? तो जमींदार क्या था, आप देखोगे तो ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, एक अंग था। जमींदार जो होते थे वो जमीन के मालिक होते थे, ठीक है? कौन होते थे? ये जमीन के मालिक होते थे। और कृषि उत्पादन में इनके डायरेक्ट कोई भागीदारी वगैरह नहीं होती थी, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ये क्या करते थे, इनकी जो खेती, इनकी जो जमीन होती थी, इनके पास बहुत सारी जमीन होती थी। ये खुद खेती नहीं करते थे, ये क्या करते थे, किसानों से यानी मजदूरों से खेती करवाते थे, ठीक है? समाज में इनकी ऊंची हैसियत होती थी, इनका रुतबा होता था, ताकतवर होते थे, सामाजिक आर्थिक रूप से इनको सुविधाएं मिली होती थी, मजबूत होते थे, और इनकी सत्ता तक इनकी पहुंच होती थी। इनकी उच्च स्थिति होती थी, ठीक है, ऊंची, क्योंकि ऊंची स्थिति का क्या कारण था? एक तो इनकी जाति, एक तो जाति इनका कारण होता था ऊंची स्थिति का, दूसरा इनके पास जो था धन, यानी आर्थिक रूप से ये मजबूत होते थे ये, ठीक है? ये दो कारण थे जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण थे। अब इनके क्या, इनके कार्य कार्य क्या थे? कार्य पूछ लिए जाते हैं तो देखिए, इनका काम था टैक्स को वसूलना, यानी कि आप ये कहोगे कि राजस्व वसूलना, ये इनका काम था, ठीक है? राजा और किसान के, यानी शासक और किसान के बीच में मध्यस्थता का काम भी जमींदार करते थे। इनके पास अपनी सैनिक टुकड़ियां होती थी, उनकी व्यवस्था वगैरह करते थे, कृषि भूभाग का विकास वगैरह देखना, ये सब काम होता था इनका। किसानों को ये ऋण भी दे दिया करते थे, ऋण देने का भी काम करते थे, ठीक है? तो ये इनके कुछ काम हो जाएंगे। और इसी के बाद एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषता, तो भारतीय संविधान की कितनी भी आप विशेषता बता दो, जैसे कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक है? इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय तरीके से सरकार चलाई जाती है, लोगों को मौलिक अधिकार दे रखे हैं, ठीक है? ना तो बहुत ज्यादा कठोर है, ना ही बहुत ज्यादा लचीला है। पूरे देश के नागरिकों को एकल नागरिकता दे रखी है, यानी कि पूरे देश में कहीं भी रहो आपकी नागरिकता एक होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे संविधान के तहत। वयस्क मताधिकार है, यानी कि सभी जो 18 वर्ष की एज पूरी कर चुके हैं सभी को मतदान करने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है? तो ये, आप इतनी सारी विशेषताओं में से कोई भी आप 8 पॉइंट बता सकते थे। इसके बाद ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि दमित समूह, जिनका दमन होता था, जिनका शोषण होता था, दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पे आपको चर्चा करनी है। देखिए क्या था कि जो दमित समूह समूह थे, उनके जो संरक्षक थे वो संविधान सभा में शामिल थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि केवल कानून बना देने से दमितों का संरक्षण नहीं हो सकता, ठीक है? उनके साथ नुकसान हो रहा है, जो शोषित है, दमित का मतलब यहाँ पे शोषण, ऐसे लोग जिनका शोषण किया गया हो, दलित समूह आप कह सकते हो, ठीक है? यानी केवल कानून बनाने से उनके रक्षा नहीं होगी। फिर दूसरा क्या था, इन्होंने अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही थी। अस्पृश्यता जो है पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए, ठीक है? और ये कहते थे कि जो हरिजन है ये संख्या में कम नहीं थे, इनको अल्पसंख्यक नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इनकी संख्या जो थी आबादी 20 से 25% की आबादी थी इनकी। तो ऐसे में इनके लिए कठोर कानून बनाने चाहिए, और इनकी संरक्षण के लिए सरकार को बड़े स्तर पे काम करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने क्या, उन्होंने तो सीधा पृथक निर्वाचिका की बात कर दी थी कि दलितों के लिए अलग ही निर्वाचिका वाली व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है? जिसका विरोध भी बहुत ज्यादा किया गया था पृथक निर्वाचिका का। और जो केजे खंडेलवार थे, खंडेलकर थे, ठीक है? इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा कि इनके जो समुदाय हैं उनको हजारों वर्षों से दबाया गया है, ठीक है? यानी हजारों वर्षों से उनको इतना दबा दिया गया है कि अब वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो उनका संरक्षण अगर करना है तो उनको कुछ विशेष अधिकार भी देने पड़ेंगे, ये बातें इन्होंने कही थी। इन समुदायों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की भी बात की गई, इनको आरक्षण भी देना चाहिए, इनको कुछ विशेष अधिकार देने चाहिए। सार्वजनिक स्थल पे अगर ये जाते हैं तो इनके इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे मंदिर हो या कोई सार्वजनिक स्थल, कुआं वगैरह हो, कहीं पे भी जाने पे इन पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लोगों की सोच में बदलाव लाने की बात की जा रही थी, ताकि लोग जागरूक हों और इनके साथ भेदभाव जो है वो कम होए। तो ये बातें यहाँ पे की गई थी। अगला जो है आपका सेक्शन डी है, इसमें आपके पैसेज दे रखे हैं, और पैसेज को आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप इसका क्या करें, पैसेज का ना आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, तो थोड़ा छोटा कर दूं, यस। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इन क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि देश की एकजुटता के लिए भारतीय संविधान को किस प्रकार से सूत्रबद्ध किया गया था? तो भारतीय जो संविधान था इसको इस तरीके से किया गया था जिसमें प्रभुसत्ता संपन्न हो, लोकतंत्र की, लोकतंत्रात्मक संविधान हो, धर्मनिरपेक्ष हो, समाजवादी गणराज्य की स्थापना हो सके, इस तरीके से संविधान को बनाया गया था, ठीक है? अगला है कि संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्रीकरण को क्यों आवश्यक माना?
देश के अंदर शांति को सही तरीके से बनाए रखने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देश को मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्रीकरण को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस सभा द्वारा भारतीय संविधान का स्वरूप तैयार किया गया था। तो जो भारतीय संविधान सभा थी इसने तैयार किया था, ठीक है, स्वरूप पूरा का पूरा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपका क्या दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से पढ़ लें। इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि जो रैयत थे, जो किसान थे, इन्होंने किस प्रकार अन्याय अनुभव करा, कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। देखो इनके साथ क्या होता था, ये ऋणदाता जो होते थे उससे ये कर्ज ले लेते थे, ठीक है, कर्ज ले लेते थे और कर्ज में ये फंस जाते थे। जब ये कर्ज में फंस जाते थे तो वो इनसे खूब ज्यादा जो कर्ज है, लोन है, वो वसूला करते थे। ब्याज सही तरीके से नहीं लेते थे, इनसे कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं कराते थे। मतलब इनकी ब्याज की दरें, इनको बेवकूफ़ बना के ज़्यादा इनसे ले लिया जाता था और ये कर्ज में दबे रहते थे। तो ये बता सकते हो, ऋणदाताओं द्वारा किसानों से फसल क्यों ली जाती थी और ली जाने वाली फसल उनके खातों में क्यों नहीं चढ़ाई जाती थी। तो ऋणदाता जो थे ये किसानों की फसल को क्या करते थे, किसानों की फसल इसलिए लेते थे क्योंकि वह उनके कर्ज या फिर ब्याज का सही समय पे नहीं चुका पा रहे। मान लो वो उनको कर्ज नहीं दे पा रहे हैं या ब्याज नहीं दे पा रहे, तो वो उसके बदले में क्या करते थे, उनकी फसल ले लेते थे उसके बदले में, और फसलों के लिए कोई रसीद नहीं देते थे। ब्याज जो था वो कई गुना ज्यादा बताकर उनसे लिया जाता था, ठीक है। ये क्या करते थे, ब्याज बहुत ज्यादा बता देते थे और उनकी फसल जो थे वो उनसे ऐंठ लिया करते थे। अगला है कि उस आयोग का वर्णन आपको करना है जिसमें कई तरह की याचिकाएं और शिकायत जो थी उसकी जांच करता था। तो 1857 की याद से अगर आप देखोगे तो मुंबई सरकार जो था उस पर दबाव डाला गया, ठीक है। दंगे के कारण आप देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं कारण बना था। तो इसलिए क्या क्या किया गया, एक जांच आयोग बना दिया गया और उसकी रिपोर्ट जो थी वो 1878 में ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वहां पे भी रखी गई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपके सामने एक पैसेज दे रखा है, आप इस पैसेज को देख सकते हैं और इसके आप क्वेश्चन के आंसर यहीं से कर लेना, ठीक है। हम चलते हैं और आगे सेक्शन ई पे चलते हैं सीधा। यहाँ पे आपके क्या है, आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आप यहाँ पे एक बार ध्यान से इसको देख लो। ये आपके सामने मानचित्र है, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको, और छोटा करता हूँ मैं आपको ताकि आपको स्क्रीन पे दिख पाए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। तो एक बार देखिए इसमें क्या क्या दिखाना है हमें मैप में। अमरावती दिखाना है और राखी गढ़ी दिखाना है, आगरा दिखाना है और विजयनगर साम्राज्य के जो दो क्षेत्र हैं उसको दिखाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो राखी गढ़ी जो है वो इधर कुछ आ जाएगा, यहाँ पे राखी गढ़ी आप लिख सकते हो। और आपका आगरा जो है वो इधर आ जाएगा, यूपी में इधर की साइड आगरा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा झांसी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका विजयनगर। इधर हो जाएगा आपका अमरावती। यहाँ हो जाएगा आपका कलकत्ता। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो है पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।